नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और शुरुआत जेल में खेल की खबर से। दरअसल जेल में बदमाशों को सुधारने के लिए रखा जाता है, दोषियों को उसके गुनाह की सजा देने के लिए रखा जाता है, लेकिन उसी जेल से जब जुर्म का खेल चलने लगे तो चिंता लाजमी है। पटना के बेऊर जेल में छापेमारी के दौरान जो सामान मिला है उसने प्रशासन की नींद उड़ा रखी है। जेल का नाम सुनते ही शरीर सिहर जाता है, जहन में खौफ पैदा हो जाता है। बड़े से बड़े अपराधी कांप जाते हैं, लेकिन जब उसे जेल के अंदर बने सेल और सख्त दीवारों के अंदर अय्याशी का सामान मिले, कैदियों की बादशाहत दिखे, शान में उठक बैठक दिखे, तो सलाखों पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। जिस सेल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उसमें दरबार सजती है। देखिए, बेऊर जेल की ये तस्वीरें वायरल होने के बाद बक्सर तक हिल गया। प्रदेश के जेलों में बने सेल में ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। इस सब के बीच बेऊर जेल की ऊंची दीवारों के अंदर जो सामान मिला वो हैरान करने वाला है। चिड़ियों के चहचहाने से पहले, कैदियों की नींद खुलने से पहले जेल के सेल में अधिकारी की दस्तक होती है, लेकिन उसके पहले जेल उपाधीक्षक ने जेल गेट खोलने में आधे घंटे की देरी की, जिससे उनकी भूमिका संदेह के घेरे में है। लेट लतीफी के लिए जेल उपाधीक्षक संजय कुमार पर शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया है। बेऊर जेल में आज हम लोगों ने छापेमारी की है 5 बजे सुबह, और इसमें 2 मोबाइल और 1 सिम अतिरिक्त और 1 डायरी बरामद हुई है। 5:20 से लेकर 9:20 तक एक सेल का खाक छाना गया। कहीं मोबाइल की घंटी बजी तो कहीं सिम मिला। इस सब के बीच जो डायरी हाथ लगी है उसके पन्नों ने कई राज खोल दिए। डायरी में दर्ज जुर्म के धंधे ने सबको चौंका दिया। डायरी में 5 बैंक खाते मिले हैं, 20 मोबाइल नंबर लिखा मिला है। डायरी में मसौढ़ी, चित्रकूट और जयपुर का जिक्र है। जो डायरी मिली है उसमें 5 बैंक खाता का विवरण है, जो कि मसौढ़ी का और चित्रकूट यूपी का और जयपुर राजस्थान का है, और उसमें कुल 20 मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। तो इसकी जांच जब्त करके पुलिस करेगी। जब्त कर लिया गया है और पुलिस इसकी जांच करेगी। मोबाइल नंबर और बैंक खाता दोनों में क्या संबंध है, और बैंक खाता जो है वो उसमें क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, कब कब हुआ है, इसकी विस्तृत जांच हम लोग करेंगे। सही सुना आप। ये लाल डायरी पूर्व सांसद विजय कृष्ण के पास मिला है, जो फिलहाल जेल की सेल में बंद है। उस लाल डायरी में 20 ऐसे फोन नंबर मिले हैं जिसका कनेक्शन खंगालने में पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। अब सवाल यह है कि जेल में कहां से आई डायरी, बैंक खाते का क्या है लेन देन, चित्रकूट और जयपुर का जिक्र क्यों, वो 5 बैंक खाते किसके हैं, क्या जेल से जुर्म का धंधा चलता है? ये वो तमाम सवाल हैं जो पुलिस के आला अधिकारियों को हैरान कर रहा है, जेल की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहा है। संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो न्यूज 18 की खबर के बाद जेल प्रशासन में खलबली मची। आज राज्य के सभी जेलों में छापेमारी हुई है। हम आपको 6 जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं। पटना, बक्सर, नालंदा, नवादा, जहानाबाद और कटिहार की जेलों की तस्वीरें हैं, जहां जिला प्रशासन ने छापेमारी की। आज सुबह सुबह पटना के बेऊर जेल में छापेमारी हुई, जहां से कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। किशनगंज जेल से चाकू, कांटी और तंबाकू बरामद किए गए, जबकि नालंदा में जेल से 3 मोबाइल फोन जब्त किए गए। आरा जेल में छापेमारी के दौरान मोबाइल, चार्जर जैसी आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। गोपालगंज में जेल में छापेमारी के दौरान 1 मोबाइल फोन और 1 पेन ड्राइव बरामद किया गया है। और एक बड़ी खबर सीमांचल वासियों के लिए, यह बड़ी खबर है। सीमांचल के सभी जिलों तक पानी पहुंचेगा।
नदी जोड़ो योजना के तहत कोसी मेची को मंजूरी मिली है। कोसी मेची राष्ट्रीय योजना में शामिल है और केंद्र के सभी विभागों से हरी झंडी मिल गई है। नदी जोड़ो योजना के तहत कोसी मेची को मंजूरी मिली और कोसी मेची राष्ट्रीय योजना में शामिल, और इस योजना के जरिए सीमांचल वासियों में जो पानी का संकट है वो दूर हो पाएगा। सीमांचल में सीमांचल वासियों को पानी मिलेगा, सभी जिलों तक पानी पहुंचेगा। तो नदी जोड़ो योजना के तहत कोसी मेची को हरी झंडी मिली है। कोसी मेची राष्ट्रीय योजना में शामिल और केंद्र के सभी विभागों से हरी झंडी मिली है। सीमांचल वासियों के लिए ये बड़ी खबर और खुशखबरी सीमांचल वासियों के लिए, सीमांचल के सभी जिलों तक पानी पहुंचेगा। रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, कितनी बड़ी खबर सीमांचल वासियों के लिए और इस योजना के जरिए सीमांचल में पानी का संकट कैसे दूर होगा? देखिए, ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी खबर कह सकते हैं सीमांचल वासियों के लिए एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। और जब से माना जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय से नदी जोड़ो परियोजना जो है वो शुरू हुई थी और लगातार कोशिश की जा रही थी कि बिहार की एक योजना जो है कोसी मेची परियोजना जो है वो लाई जाए, जोड़ा जाए, जिसके तहत सीमांचल के तमाम जिलों को पानी पहुंच सके। तो आज बजट सत्र के समय जो संजय झा हैं जल संसाधन मंत्री, उन्होंने जवाब देते हुए ये सूचना जारी की कि इसकी सारी परियोजनाओं को अनुमति केंद्र से मिल गई है। उसके जो पैसे का प्रावधान है 4900 करोड़ रुपए, उसकी भी अनुमति मिल गई है और इसमें अब कहीं रुकावट नहीं है, बस काम शुरू होना है, जिसके तहत केंद्र से 90% और राज्य के 10% जो है वो पैसे लगेंगे। तो कह सकते हैं कि तमाम जो जिले, कटिहार हो, पूर्णिया हो, किशनगंज हो, उन तमाम जिलों के किसानों तक, खेतों तक पानी अब पहुंच पाएगा। क्या इस योजना से जो कोसी से प्रलय होता है, हर साल बाढ़ आती है, क्या उसमें भी सुधार होगा? जी बिल्कुल, मंत्री ने ये जानकारी दी कि इस ढंग से कई ऐसे बिहार में समय होता है कि कोसी का पूरा इलाका जो है वो बाढ़ में डूबा होता है, जबकि बिहार का सीमांचल का इलाका ऐसा होता है और कई जिले ऐसे होते हैं जहां पे सुखाड़ की स्थिति होती है। तो इस कोसी मेची परियोजना के तहत जो पानी बाढ़ में आ जाता है, उन सारे बाढ़ के पानी को उस योजना के तहत ले जाया जाएगा उन जगहों तक जहां तक इस पानी की आवश्यकता है, जहां पे सूखा पड़ता है। तो इससे कोसी के प्रलय से भी बचा जा सकेगा। जी बहुत शुक्रिया रवि इस जानकारी के लिए। और अब बात हिंदी साहित्य के सबसे बड़े साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की, जिनकी जयंती के मौके पर उनकी लिखी कहानी पर आधारित फिल्म संवदिया रिलीज हो रही है। तो हिंदी साहित्य में गांव गिरांव की बात हो तो मुंशी प्रेमचंद के बाद सहज ही जिस कथाकार का नाम आता है वो है फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु की कलम की खासियत यह थी कि उनकी कृतियों में आंचलिकता का एक अलग आकर्षण था। उनकी कलम से कहानी के पात्र जी उठते थे, सज जाते थे गांव जवार। कल रेणु की जयंती है, लिहाजा इस बार उनकी जयंती पर उनकी बहुचर्चित कहानी संवदिया रुपहले पर्दे पर उतरने वाली है, जो आज के संदर्भ में लोक संवेदना को दर्शाती है। फणीश्वर नाथ रेणु की जन्म शताब्दी समारोह के मौके पर एक बार फिर रेणु की कहानी संवदिया पर फिल्म बनने जा रही है। अब भला संवदिया के मार्फत कोई संवाद कहाँ भेजे? आज तो घर बैठे लंका तक आप संवाद भेज सकते हैं और वहां से कुशल संवाद मंगा सकते हैं। जिसका बीड़ा उठाया है कोलकाता की एक सांस्कृतिक और साहित्यिक संस्था नीलांबर ने। बहुत मेहनत किया है नीलांबर टीम ने और रेणु के जन्म शताब्दी जो कि 4 मार्च को है जन्मदिन, जन्म शताब्दी, उस दिन हम लोग अपनी बनाई हुई फिल्म जो है उसकी प्रस्तुति, संवादिया की प्रस्तुति होगी, उस दिन रिलीज होगा। खाती हो दुर्गा भैया, मैं कुछ बताई भी। संवदिया को कोई किस लिए बुलाता है? कोनो संवाद भेजना होगा, जाके मिल लियो बड़ी बहुरिया से। आज संवदिया की जरूरत किसको पड़ती है? संवदिया की कहानी ग्रामीण परिवेश में बिखरते हुए एक संभ्रांत परिवार की है। परिवार की बड़ी बहू के अभावग्रस्त जीवन और उससे उपजे हालात को केंद्र में रखकर कहानी का ताना बाना बुना गया है। लोक संवेदनाओं के महान कलाकार फणीश्वर नाथ रेणु ने संवदिया 1962 में लिखी थी। तब आजादी के 27 साल गुजर चुके थे। तब गांव में संचार व्यवस्था की स्थिति बहुत बेहतर नहीं थी।
1962 में संचार व्यवस्था में डाकघर का भी प्रवेश हो चुका था, लेकिन आज डाकघर की स्थिति भी बहुत बेहतर नहीं है। कहानी का महत्वपूर्ण पक्ष ये नहीं है, महत्वपूर्ण है लोक संवेदना। लोक संवेदनाओं के महान कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु ने संवदिया 1962 के अक्टूबर माह में लिखी। आजादी के 27 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन गांवों तक संचार की व्यवस्था बहुत कम थी। हालांकि 1962 में गांव की संचार व्यवस्था में डाकघर प्रवेश कर चुका था। आज डाकघर भी बेमतलब हो गया है, लेकिन कहानी में ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है लोक संवेदना। 59 सालों बाद संवदिया पर फिल्म बन रही है। जाहिर है तब के हालात को आज की परिस्थिति में दिखाना आसान नहीं था, लेकिन फिल्मकारों ने पूरी मेहनत से भावनाओं को पर्दे पर उतारा है। समय काल को कैसे दिखाएं, 1960 के आसपास को अगर हम दिखाना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि आपको न तो वैसे मकान मिलेंगे, न उस तरह के परिवेश को आप दिखा पाएंगे, न उस तरह के कपड़े पहनते हुए लोग मिलेंगे, तो आप कैसे दिखाएंगे। कहानी में जिस तरह से हवेली का जिक्र है, तो आप उस तरह की हवेली कहाँ से लाएंगे। आसान नहीं था संवदिया जैसी आंचलिक कहानी को फिल्माना, लेकिन नीलांबर संस्था के लोगों ने एक थीम के तहत इसे पर्दे पर उतारने का फैसला कर लिया। कलकत्ते में हुई है, हावड़ा, चंदन नगर, श्रीरामपुर में, जमालपुर में, मुंगेर और अररिया और मधुबनी की तरफ भी हम जा रहे हैं। इस तरह से जहाँ जहाँ हमें अपनी कहानी की जो हमारी ज़रूरत है, जो दृश्य है, उसे फिल्माने के लिए जहाँ भी हमें आवश्यक दृश्य मिल जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे और वहाँ जा चुके हैं। उस दौर का एहसास कराने के लिए फिल्मकारों ने बिहार के कई जिलों में फिल्म की शूटिंग की है। सेट भी उसी तरह से तैयार किए गए हैं। पुरानी हवेलियों में भी शूटिंग की गई है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को अररिया जिला के हिंगना गांव में हुआ था। रेणु के पिताजी रेणु को वकील बनाना चाहते थे, लेकिन फणीश्वर नाथ रेणु का मन साहित्य में रम गया। 1942 के अगस्त क्रांति में रेणु जेल में भी गए। 1972 में विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गए। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को अररिया जिले के औराही हिंगना में हुआ था। उस वक्त औराही हिंगना पूर्णिया जिले का हिस्सा हुआ करता था। रेणु के पिताजी चाहते थे वो वकील बने, लेकिन उनका मन साहित्य में रमा। 1942 की अगस्त क्रांति में रेणु जेल भी गए। 1972 में उन्होंने चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गए थे। रेणु स्वभाव से समाजवादी विचारधारा के थे। उस दौर की व्यवस्था के प्रति मन में आग थी। रेणु के मन में इस बात का हमेशा कोफ्त रहा कि सियासी गलियारों में गरीब गौड़ क्यों है। चुनाव लड़े थे 72 में, चुनाव हार गए थे, तो लोगों ने पूछा था कि आप अचानक चुनाव मैदान में आ गए, ये तो बड़ा अटपटा लगा हम लोगों को, लग रहा है। तो बोले कि देखिए, जूता पहनना चाहिए और देखिए कि कहाँ कहाँ काटता है वो। तो मैं विधानसभा के अंदर जाके ये जानना चाहूँगा कि जिन जनप्रतिनिधियों को हम लोग चुन के भेजते हैं, वो गरीबों की बात कम, किसानों की बात कम, अपनी बात रखता है लोग। और जो भी मुद्दे उठते हैं वहाँ, गरीब का मुद्दा गौण हो जाता है, किसान का मुद्दा गौण हो जाता है। फिल्म बनाने को लेकर नीलांबर संस्था ने रेणु के परिवार वालों से उनकी रजामंदी ली, तब जाकर फिल्म बनाने का काम शुरू किया। फिल्म बनाने वाले कहते हैं कि अगर फिल्म से आर्थिक लाभ हुआ तो उसका फायदा रेणु के परिवार तक पहुंचेगा। अगर इस फिल्म से किसी तरह का कोई आर्थिक लाभ होता है तो कॉपीराइट नियम के अनुसार हम लाभार्थी को इसका भुगतान अवश्य करेंगे। हमारी टीम पिछले महीने रेणु जी के पैतृक आवास पर गई थी एवं उनके बेटों से इस फिल्म के बारे में चर्चा भी हुई।
एवं उनसे मौखिक स्वीकृति भी दी गई थी। रेणु की आंचलिक कहानियों का ही आकर्षण है कि फिल्मकार का मन उसे फिल्माने को मजबूर हो जाता है। गांव देहात की धूल को साहित्य का चंदन बनाने वाले रेणु की कहानियां सुनहरे पर्दे पर आकर भी अमिट छाप छोड़ जाती हैं, जिसका बेहतरीन मिसाल है तीसरी कसम। आनंद अमृतराज, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।